नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन। प्लैनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो हम क्लास 11 के चैप्टर 10 को स्टडी कर रहे थे। पार्ट 2 पर हम पहुंच चुके हैं। चैप्टर का नाम है डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल। पार्ट 1 में हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, इसकी इंट्रोडक्शन इंक्लूड कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर पहुंचते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ वीडियोस पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल के इंट्रोडक्शन में हम कुछ 10-12 स्लाइड्स देख चुके थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, द नेटिव पीपल्स। अब इस चैप्टर में हम दो चीज़ें पढ़ रहे हैं, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की, और अमेरिका में इंक्लूड कनाडा भी है जो आज का है। तो वहाँ के इंडिजीनियस पीपल जो थे, नेटिव पीपल जो थे, वो लोग वहाँ पर पहले कैसे रह रहे थे और किस तरीके से यूरोपियंस का उनके साथ इनकाउंटर हुआ, तो कैसे आपस में एक दूसरे ने आपस में वो लोग कैसे मिले थे, ये हम इस पार्ट में देखते हैं, ठीक है। The native peoples might have come from Asia through a land bridge across the Bering Straits 30,000 years before. ये आप देख रहे हैं अलास्का, ये यूनाइटेड स्टेट्स का आज पार्ट है। मैंने फर्स्ट उसमें भी दिखाया था आपको, फर्स्ट पार्ट में भी, कि बेरिंग स्ट्रेट के थ्रू अलास्का रशिया से जुड़ता है। ये बहुत ही नैरो स्ट्रेट है, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं यहाँ पर, ऐसे बहुत छोटे छोटे। तो आज से 30,000 साल पहले थोड़ा आइस एज था, तो जम गया था बिल्कुल। ये जो पूरा का पूरा एरिया है बेरिंग स्ट्रेट, ये बिल्कुल बर्फ से जम गया था। तो कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि इस रूट के थ्रू रशिया से काफ़ी सारे मंगोलॉइड ट्राइब्स के लोग ही वहाँ से आकर अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आकर बस गए थे। और उसके बाद ये पिघलनी शुरू हुई, वे ऊपर ठंड थी, ऐसे धीरे धीरे नीचे की तरफ साउथ अमेरिका की तरफ जाते चले गए, क्योंकि साउथ अमेरिका थोड़ा सा गर्म है। तो जो ओल्डेस्ट आर्टिफैक्ट है अमेरिका में पाया गया है, वो आज से 11,000 साल पहले का है। एन एरो पॉइंट तीर है। दे वर लिव्ड इन ग्रुप्स अलोंग रिवर वैलीज। जहाँ पर भी रिवर्स थी उनके आसपास ही वो ग्रुप्स में या ट्राइब्स टाइप में वहाँ पर रहते थे, और फिश और मीट खाते थे। कल्टीवेट क्या करते थे, वेजिटेबल्स और मेज। तो ये कॉमन सी चीज़ है कि वहाँ पर शुरुआत के ज़्यादातर लोग इसी तरीके के होते थे कि सब्जियाँ वगैरह उगाते हैं और रिवर के किनारे रहते हैं, तो वहाँ पे उनको मीट, फिश, जंगली जानवर, एक बिसन जंगली भैंस टाइप होती थी, उसका शिकार करते थे मीट के लिए, फिश को लेते थे। एक जो हमने साउथ अमेरिका की हिस्ट्री में पढ़ा था, स्पेनिश लोग जहाँ पर आए थे, वहाँ पर कुछ किंगडम बने हुए थे बहुत सारे, जैसे मैक्सिको में है, हमने देखा था, पेरू में था। लेकिन नॉर्थ अमेरिका में ऐसे थोड़ी सी कहानी अलग इसलिए कि यहाँ पर के जो लोग थे उन्होंने किंगडम या एम्पायर्स डेवलप नहीं किया था, क्योंकि उनको शायद इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं हुई थी कि उनको ज़मीन इतनी, क्योंकि बहुत सारी ज़मीन थी, लोग कम थे, तो ज़मीन के लिए ऐसा उनको झगड़ा करने की ज़रूरत भी नहीं थी कि इतनी ज़मीन को बांट लेते हैं, ये मेरी है, ये उनकी है, ये हमारे ट्राइब की है, ये तुम्हारी है, ऐसा कुछ था नहीं। उनको इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई नहीं कि हम अपने नाम पर कोई ज़मीन को पक्का कर लें कि ये हमारे ट्राइब की ज़मीन है और हम यहीं पर रहेंगे। और दूसरी जो ट्राइब थी आसपास में एक दूसरे के साथ वे रिश्ते बनाते रहते थे, अलायंसेस या ट्रीटीज वगैरह करते रहते थे, अपने छोटे मोटे कुछ रीजंस के लिए, कि अपनी चीज़ें दूसरों से बांट ली, उन्होंने शेयर कर ली। तो वो भी एक तरीके से लेन देन के तरीके से नहीं होता था, वो एक दूसरे से जो चीज़ें खरीदते थे, या फिर खरीदने का शब्द ना बोले, वैसे बाइंग देम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो बाय करते नहीं थे, वो एक्सचेंज करते थे गिफ्ट्स के थ्रू, कि दूसरे ट्राइब के पास जो चीज़ है वो अगर उन्हें पसंद आती है या उनकी ज़रूरत की है, तो अपने ट्राइब की कोई ऐसी खास चीज़ वो एक दूसरे के साथ एज अ गिफ्ट एक्सचेंज कर लेते थे, और ऐसे अलायंसेस बनते रहते थे। तो आपस में उनका लैंड को लेकर कभी झगड़ा नहीं होता था, किसी और रीज़न से छोटे मोटे किस्से हो सकते थे, ये लड़ाइयाँ होती थी छोटी मोटी, लेकिन लैंड को लेकर या एक दूसरे के ऊपर वो आक्रमण नहीं करते थे, कि क्योंकि उनको किंगडम या एम्पायर बनाने की कोई पड़ी नहीं थी, तो ज़मीन को लेकर उनके झगड़े वैसे भी नहीं होने थे फिर।
न्यूमरस लैंग्वेजेस वर स्पोकन बट दीज वर नॉट रिटन डाउन। और इतनी सारे जितने भी अलग अलग ये ट्राइब्स थी या ये ग्रुप्स जितने भी थे, जितने थे सबकी अलग अलग लैंग्वेजेस थी, कुछ अलग अलग क्राफ्ट्स, उनकी स्पेशलाइजेशन था, उनका अपनी अलग ड्रेसेस थी, बहुत सारी ऐसी भाषाएं बोली जाती थी और वस्त्र वगैरह पहने जाते थे। लेकिन ये जो भाषाएं थी ये लिखित में नहीं थी, उनके पास लिखते नहीं थे, ये सिर्फ बोलते थे। और बहुत ही अच्छे क्राफ्ट्स बनाते थे ये लोग, बहुत ही अच्छे टेक्सटाइल्स बनाते थे, ब्यूटीफुल। क्लाइमेट और लैंडस्केप को अंडरस्टैंड कर सकते थे, मतलब जैसे हम अभी के मौसम बदल रहा है, इतने टाइम बाद दूसरा मौसम आने वाला है, किस मौसम में क्या चीज़ उगानी चाहिए, कौन सी भूमि किस लिए उपयोग कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें उन्हें अच्छी तरह पता थी। तो ऐसे अगर बोलें कि वो आदिवासी नहीं, मतलब थोड़ा जंगली टाइप के थे या घुमक्कड़ उस तरीके के नहीं थे। एक तरीके से अपने खुद के सेंस में वो सिविलाइज्ड थे। जैसे अगर यूरोपियंस उनको बोलते हैं कि अनसिविलाइज्ड हैं, क्यों? क्योंकि वो बस उनके जैसा ड्रेसअप नहीं करते हैं, इंग्लिश नहीं बोलते हैं। तो अपनी खुद की सेंस में ये पक्के पूरी तरह से सिविलाइज्ड थे। द नेटिव पीपल्स वर फ्रेंडली वेलकमिंग टू यूरोपियंस, बहुत ही भोले और सीधे साधे लोग थे। जैसे कि जहाँ पर भी यूरोपियंस जाते हैं वहाँ उनको सभी भोले भाले ही मिले थे। तो इसीलिए सब भोले भाले लोगों को अपने अपने तरीके से उन्होंने अपने अंडर ले लिया। उन्होंने यूरोपियंस का वेलकम किया था, क्योंकि वो ये नहीं समझते थे कि यूरोपियंस किसके लिए यहाँ पर आए हैं। क्यों नहीं समझते थे? क्योंकि वो खुद वो चीज़ें नहीं करते थे, इमेजिन नहीं कर सकते थे कि दूसरा हम इंसान हमारे पास आ रहा है, तो वो इसीलिए आ रहा होगा कि हम जैसे दूसरी ट्राइब के पास किसी रीज़न से जाते हैं, उसी तरीके से ये भी हमारे पास आए होंगे। दे अरेंज्ड फ्रीक्वेंट गैदरिंग्स टू एक्सचेंज गुड्स। यूरोपियंस के आने के बाद भी उन्होंने बहुत सारी गैदरिंग्स की, मतलब छोटे मोटे फंक्शन के तरीके से, त्योहार के तरीके से, या फिर मीटिंग्स के तरीके से गैदरिंग्स की, इकट्ठे हुए, मिले और उसके बाद गुड्स एक्सचेंज की एज ए गिफ्ट्स। लेकिन यूरोपियंस क्या थे, उनके दिमाग में कुछ और था। वो उनको गिफ्ट्स के तरीके से नहीं बल्कि ट्रेड के तरीके से ले रहे थे, कि इनके पास ये पैसे के थ्रू तो ये एक्सचेंज कर नहीं सकते कि इनसे हमने चीज़ें ली और पैसा दे दिया, तो हम इनको जो ज़रूरत है वो इनको दे देते हैं और इनसे हमको जो चाहिए है वो इनसे ले लेते हैं और बाद में जाके यूरोप में या बाकी जगह पर बेच देंगे, उनसे वो पैसा कमाएंगे। तो क्या एक्सचेंज करते थे? लोकल प्रोडक्ट्स थे, फिश और फर। उसके बदले में इन लोगों को क्या देते थे? ब्लैंकेट्स हैं, आयरन वेसल्स हैं, गन है, अल्कोहल है। ये यूरोपियंस इनको देते थे जो इनके पास नहीं था। तो एक चीज़ बाकी सब में से सबसे ज़्यादा एडिक्ट जो नेटिव्स हुए वो अल्कोहल के, क्योंकि इससे पहले इन्होंने ऐसा स्वाद चखा नहीं था। वो उस नशे के आदी हो गए और उसकी वजह से यूरोपियंस ने अपनी ट्रेड की टर्म्स को डिक्टेट करना शुरू कर दिया कि कम, मतलब थोड़ा सा देना और ज़्यादा उनसे ले लेना उसके बदले। और वो इस चीज़ के आदी हो गए थे, मजबूर हो गए थे, लत लग गई थी, तो वो इन सारी शर्तों को मानना भी उनके लिए ज़रूरी हो गया था। फिर मतलब होता है, एक शराबी को आप कैसे भी बहला सकते हैं। अब कुछ जो विद्वान हैं इनके बारे में कहते हैं, जिन अनटच्ड बाय करप्शन ऑफ सिविलाइजेशन, जैसे बाकी यूरोपियंस कहते हैं कि ये सिविलाइज्ड नहीं थे, लेकिन जिन बोलते हैं कि अच्छी बात है, जो हमारी धारणा है सिविलाइज होने की, अगर उस हिसाब से सिविलाइजेशन है तो ये अच्छा है, नहीं है, क्योंकि हम जिस सिविलाइजेशन की डेफिनेशन को मानते हैं कि हम सिविलाइज्ड हैं, तो हम करप्ट भी हैं उस सेंस में। तो ये करप्शन से अनटच्ड हैं, ये बहुत ही सीधे साधे लोग हैं। विलियम विट्सवर्थ बोलते हैं, पीपल लिविंग क्लोज टू नेचर। अब जो यूरोपियंस थे वो जंगलों को काट रहे हैं, जानवरों को अपने फायदे के लिए मार रहे हैं। अगर आपकी ज़रूरत के लिए आप नेचर से कुछ लेते हैं तो वो है, आप उसको कुछ दे भी रहे हैं। जैसे आप पेड़ को बड़ा करते हैं, पानी देते हैं, तो उससे वो ले लेते हैं, फल ले लेते हैं। लेकिन आपको अपने फायदे के लिए नेचर को अंधाधुंध आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको ख़त्म करते जा रहे हैं। तो वो, ये नेटिव पीपल थे, वो नहीं करते थे, वो नेचर को मानते थे। उनके लिए एक फ़ियर भी रखते थे कि नेचर को हम नुकसान पहुंचाएंगे तो ये बाद में हमको भी पहुंचाएगा, जो कि सच भी है। तो इसलिए विलियम बोलते हैं कि नेचर के क्लोज थे, उनसे प्यार करते थे, उन्हें अपना मानते थे। जेफरसन
जबकि इनका ऑपोजिट बोलते हैं, जेफरसन का ड्रीम था कि हमें यूरोपियंस कि मुझे ऐसी एक कंट्री चाहिए जिस पर बहुत छोटे छोटे फॉर्म्स हो और सारे के सारे यूरोपियंस रहते हो। नेटिव्स को उन्होंने नापसंद किया कि अनसिविलाइज्ड हैं, इन्हें मर जाना चाहिए, ये जीने के भी लायक नहीं है, क्या फ़ायदा है धरती पे बोझ, वगैरह वगैरह, ऐसा इनकी सोच थी। तो एक विलियम मैकलिश की वर्क है द डे बिफोर अमेरिका। डे बिफोर अमेरिका का मतलब है ये अमेरिका, वो कहना चाहते हैं कि वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका, जिसे अमेरिका नाम से जाना नहीं जाता था, उसका अमेरिका नाम अमेरिको के नाम से पड़ा था। तो वो नाम पढ़ने से पहले या फिर यूरोपियंस के वहाँ पर कदम रखने से पहले क्या था? At sunset on the day before America, that is before the Europeans reached there and gave the continent this name. डाइवर्सिटी ले एट एवरी हैंड। तो यूरोपियंस के आने से पहले इस कॉन्टिनेंट पे, उनके ये नया नाम दिए जाने से पहले, इस जगह पर, इस भूमि पर डाइवर्सिटी थी, हर एक जगह पर, मतलब हर कदम पे डाइवर्सिटी थी। लोग है वो 100 से भी ज़्यादा भाषाओं में आपस में बात करते थे। जो भी उनके पास रहने के, जीने के लिए साधन थे, जो भी चीज़ वो करते थे, हंटिंग है, फिशिंग है, गैदरिंग है, गार्डनिंग है और फार्मिंग है, ये उनके लिए भूमि बहुत सारी थी और अलग अलग तरीके की थी। मतलब हर एक चीज़, मतलब हंटिंग कर रहे हैं, फिशिंग, गार्डनिंग, गैदरिंग, हर एक में भी डाइवर्सिटी थी, अलग अलग तरीके से सब लोग कर रहे हैं। सॉइल की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी थी और द एफर्ट रिक्वायर्ड टू ओपन एंड टेंड देम डिटरमाइन सम ऑफ देयर चॉइसेस ऑफ हाउ टू लिव। बहुत सारा अलग अलग टाइप का सॉइल था, तो लोगों के पास चॉइस थी कि वो किस किस तरीके से उसका यूज़ कर सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं। कल्चरल एंड सोशल बायसेस डिटरमाइंड अदर्स। कुछ ग्रुप्स में सोशल और कल्चरल बायसेस थे जो उनको अलग से एक पहचान देते थे। Surplus of fish or grain or garden plants or meats help create powerful, tired societies here but not there. Some cultures have endured for millennia. ये विलियम मैकलिश का कहना है। वैम्पम बेल्स, ये इस तरीके की वैम्पम बेल्स हैं, मेड ऑफ कलर्ड शेल्स sewn together। छोटे छोटे कलर्ड शेल्स हैं, उनको आपस में धागे से बुनकर बनाया जाता है। और ये नेटिव जो ट्राइब्स हैं वो एक्सचेंज करते थे आपस में एक दूसरे के साथ, जब वो किसी एक संधि पर एग्री हो जाते थे एक दूसरे की बात मानने के लिए, तो आपस में एक दूसरे के हाथों पर ये बांधते थे मित्रता के रूप में। नेटिव मीन्स अ पर्सन बॉर्न इन द प्लेस शी और ही लिव्स इन। अब ये जो नेटिव है ना, इसका मतलब है कि जो सपोज लाइक इंडिया, हम अगर इंडिया की बात करते हैं तो हम यहीं पर पैदा हुए हैं, हमारे दादा परदादा, हमारे पूर्वज हमेशा से यहीं पर रहते आए हैं, हम कहीं बाहर से आकर नहीं बसे हैं बाद में। हम सेटलर्स नहीं है कि हम बाहर से आकर यहाँ पर सेटल हो गए हैं। जैसे अगर यहाँ से कोई जाके कनाडा सेटल हो जाता है, यहाँ से जाके कोई अमेरिका सेटल हो जाता है, और एक है वहाँ की जो ओरिजिनल ट्राइब जो हमेशा सदियों से वहाँ पर सबसे पहले वो रहते आए थे, नेटिव्स, उनको बोला जाता है कि जो वहीं पर पैदा हुए हैं, वहीं पर वो पले बड़े हैं, उन्हें बोला जाता है नेटिव। Till the early 20th century, the term was used by Europeans to describe the inhabitants of countries they had colonized. 20th सेंचुरी तक यूरोपियंस नेटिव वर्ड उन लोगों के लिए यूज़ करते थे जो कॉलोनीज उन्होंने जाकर बसाई थी, वहाँ पर जो ऑलरेडी वहाँ पर लोग रह रहे थे। जैसे इंडिया के लोग यहाँ पर है, फिर अफ्रीका के जो लोग हैं, अमेरिका के जो लोग हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं, तो यूरोपियंस सब जगह जाकर उन्होंने कॉलोनीज अपनी बसाई थी। तो वहाँ पर पहले से जो लोग रह रहे थे, वहाँ के आदिवासी लोग जो आदिकाल समय से वहाँ पर रह रहे थे, उन लोगों के लिए यूरोपियंस नेटिव वर्ड यूज़ करते हैं। तो आज के टर्म में नेटिव का मतलब कभी कभी ये भी हो जाता है कि एक पर्टिकुलर किसी इंसान के लिए भी हो जाता है, मतलब सिर्फ उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को नहीं देखते हैं कि आपके परदादा पूर्वज यहाँ पर रह रहे थे। नेटिव वर्ड का अभी मतलब ये भी हो जाता है कि आपका नेटिव टाउन क्या है, मतलब आप कहाँ पर पैदा हुए थे, आप और आपके पिताजी वगैरह, मतलब बहुत शॉर्ट आपकी एंसेस्टर हिस्ट्री बहुत लंबी नहीं पूछते हैं, उसके लिए भी यूज हो जाता है। Comparison American natives and Europeans.
अब ये जो अमेरिका में या फिर उस जगह पर रहने वाले नेटिव्स थे और यूरोपियंस थे, इनके बीच में क्या डिफरेंस थे और एक दूसरे को ये किस नज़र से देखते थे। तो इस साइड है, ये है अमेरिकन नेटिव्स और ये है यूरोपियंस। तो यूरोपियंस के लिए जो नेटिव थे ना, वो अनसिविलाइज थे। क्यों? क्योंकि जो यूरोपियंस थे खुद को सिविलाइज्ड मानते थे। किस लिए? क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, पढ़े और लिखे, मतलब उनके पास एक रिटन लैंग्वेज थी, उनके पास एक रिलीजन था जो इनके पास नहीं था। इनके पास वैसे रिलीजन क्या था? मानवता का था, और ये मानते थे कि भाई हम क्रिश्चियन है तो ये एक पर्टिकुलर रिलीजन है, आपका एक हट के कुछ अलग रिलीजन होना चाहिए या फिर संप्रदाय होना चाहिए। एंड अर्बनिज्म मतलब बड़े बड़े आपने बिल्डिंग्स बना रखी हैं, घर बना रखे हैं, तो सिविलाइज होने का मतलब ये होता है। तो अपनी अपनी नज़र सिविलाइज होने की, उस नज़र में क्या है, ये इनको सिविलाइज नहीं मानते थे। द गुड्स दे एक्सचेंज विद यूरोपियंस वर गिफ्ट्स। अब ये इतने सीधे साधे लोग थे, इनको ट्रेड वगैरह ये सब चीज़ों से कोई मतलब था नहीं। तो ये जो यूरोपियंस के साथ जो चीज़ें एक्सचेंज करते थे वो गिफ्ट के तरीके से करते थे, मतलब एक पॉजिटिव अच्छी सोच के साथ करते थे। जबकि ये कैसे करते थे, ये प्रॉफिट के नज़रिए से देखते थे। कॉमोडिटीज़ मतलब जो चीज़ एक्सचेंज में ले रहे हैं उनको दे रहे हैं, थोड़ा उनसे ले रहे हैं ज़्यादा, मतलब बाद में जो ट्रेड की उन्होंने शर्तें माननी रख दी थी वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई और उनको जाके प्रॉफिट के तौर पर जाके बेच देते थे कि हमको प्रॉफिट चाहिए, इससे कमाना है कुछ, जाके बाकी जगह पे बेच दिया। नॉट अवेयर ऑफ मार्केट। अब ये आपस में छोटी छोटी चीज़ें एक दूसरे के साथ ही जितनी ज़रूरत है उनको सिर्फ उतना ही करना, उस भूमि का उपयोग या किसी चीज़ का उपयोग अपने फ़ायदे के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं करना है, तो मार्केट से भी अवेयर नहीं होंगे कि मार्केट क्या होता है जहाँ पर जाकर हम मुझे अपनी सारी चीज़ें बेचनी है। जबकि यूरोपियंस वो मार्केट से अवेयर थे, मार्केट का यूज़ वो अपने प्रॉफिट के लिए करते थे, अपने गुड्स को सोल्ड करने के लिए, सेल करने के लिए करते थे। नॉट हैप्पी विद द ग्रीड ऑफ द यूरोपियंस। अब ये तो थे प्रॉफिट के उससे अंधे हो चुके थे, लालच में। ये और जो अमेरिकन नेटिव्स थे वो इनकी इस लालच से खुश नहीं थे, क्योंकि इनका लालच बढ़ता ही जा रहा था। मतलब उनको जब समझ में आया कि ये तो इनको तो कुछ समझ है नहीं इन चीज़ों की, तो इनको जैसे भी अलग अलग तरीके से बहला फुसला के या फिर इनको लालच देकर या फिर किसी भी चीज़ से इनकी से या फिर इनकी ज़मीन से ज़्यादा लिया जा सके, जैसे यूरोपियंस ने बाकी सब जगह किया था। स्लॉटेड हंड्रेड्स ऑफ बीवर्स फॉर फर्स। मतलब जितनी ज़रूरत नहीं है तो आप क्या है, प्रकृति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे। तो उन्होंने वही किया, वो हंड्रेड्स ऑफ बीवर्स को इन्होंने मतलब मार दिया कि हम उनसे हमें बहुत ज़्यादा फर मिलेगा और हम बेच के पैसा कमाएंगे। संरक्षण के बारे में यूरोपियंस ने शुरू में सोचा ही नहीं कि हमें जानवरों का या फिर पेड़ पौधों का, नेचर का संरक्षण भी करना है। ये अब उनके दिमाग में आ रहा है कि पहले के लोग क्यों नेचर की पूजा करते थे, क्यों जानवरों की उनकी पूजा करते थे, कि जिसकी पूजा करेंगे उन्हें मारेंगे नहीं, उन्हें काटेंगे नहीं। इसलिए प्रकृति का संरक्षण अगर करना है तो उसके लिए एक अच्छी नज़र रखनी पड़ेगी, जो यूरोपियंस के पास थी नहीं। अफ्रेड दैट एनिमल्स वुड टेक रिवेंज फॉर दिस डिस्ट्रक्शन। ऐसे तो अगर बोला जाए तो नॉर्मल लोग बोलेंगे कि अंधविश्वास है कि एनिमल्स को मारोगे तो आकर वो बाद में रिवेंज लेंगे, बल्कि ऐसा नहीं है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये सच्चाई ही है। अब जैसे प्रकृति, चाइना का आप देख लीजिए, जाके उन्होंने बैट को खाया तो क्या किया, उसने बदला लिया ना, उसकी आत्मा ने आके कोरोना वायरस फैला दिया। मतलब ऐसे अगर हम इन भोले भाले लोगों की नज़रों से देखें तो, और साइंटिफिक टर्म्स में देखें तो भी, आपको प्रकृति है या फिर जानवर है, ये चीज़ सारी चीज़ें आपको जो आप उन्हें दोगे वही वो आपको वापस बाद में देने वाली है। किल्ड वाइल्ड एनिमल्स टू प्रोटेक्ट फार्म्स। और वाइल्ड एनिमल्स अब उनको मार खा नहीं सकते, उनको लगा कि भाई इनको तो ये तो हमारे यूज़ के है नहीं, तो इनको मार के फेंक दो, क्योंकि ये हमारे फार्म्स, जो हम बड़े बड़े फार्म्स बनाने वाले हैं वहाँ पर आके आके हमको नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो उनको वाइल्ड एनिमल्स को मार दिया ताकि बड़ी बड़ी जो उनके पास अवेलेबल लैंड है उसका वो यूज़ कर सके आराम से। नेटिव्स आइडेंटिफाइड ट्रैक्स इनविजिबल टू द यूरोपियंस। नेटिव्स जो जंगल वगैरह थे उनका यूज़ इन यूरोपियंस के लिए वो समझते थे कि हम यहाँ पर इनविजिबल हो जाएंगे इनके लिए। जबकि फॉरेस्ट को इन्होंने कॉर्नफील्ड्स में कन्वर्ट कर दिया, मतलब जंगलों को, पेड़ पौधों को अंधाधुंध काटना शुरू कर दिया कि
बड़ी बड़ी लैंड हमारे पास आ जाए और हम बहुत बड़ी बड़ी भूमि को यहाँ पर लेकर कॉर्नफील्ड बनाएं, फिर वहां से कुछ उगाएं और बेचें और प्रॉफिट कमाएं, ये सारी चीजें। अब आते हैं डिफरेंट टर्म्स आर यूज्ड इन इंग्लिश फॉर द नेटिव पीपल्स ऑफ न्यू वर्ल्ड। अब ये जो नया वर्ल्ड है, नई दुनिया है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की, यहाँ के लोगों को यूरोपियंस ने सबसे पहले किन नामों से उनको पहचान दी थी कि यहाँ के लोग जो ओरिजिनली यहाँ पर रहने वाले थे उनको, अबॉरिजिन जो ऑस्ट्रेलिया के नेटिव पीपल हैं, वहाँ के वासी हैं, उन्हें अबॉरिजिन बोला। लैटिन में एब का मतलब है फ्रॉम, ओरिजिन मतलब बिगिनिंग, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग द पीपल हु वर लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया दे वर कॉल्ड एज अबॉरिजिन। अबॉरिजिनल एडजेक्टिव है, नाउन की तरह भी इसे मिसयूज किया जाता है। अमेरिकन इंडियन, अमेरिन और अमेरिंड इंडियन। अब ये जो इंडिया वर्ड है ना, इंडिया का मतलब ये हमारा जो भारत है, ये वाला इंडिया नहीं है। क्यों? क्योंकि कोलंबस ने जब अमेरिका पहुंचा था तो उसको पता नहीं था कि ये अमेरिका है, उसे लगा कि मैं इंडिया की खोज में निकला हूं और मैं इंडिया पहुंच गया हूं। तो आज भी ये वर्ड यूज किए जाते हैं, है ना, वेस्ट इंडीज, मतलब ये उसने बाद में जब पता चला बाद में कि भाई ये तो इंडिया है नहीं, ये तो अमेरिका है, तो उसने गलती मानने से इनकार कर दिया, बोला कि मैं तो इंडिया की खोज में निकला था, जो इंडिया दूसरा है भारत वो ईस्ट में है और ये वेस्ट में है, तो इसलिए उसे वेस्ट इंडीज बोला ही जाएगा, क्योंकि वहाँ के लोग भी उसी तरीके की स्किन के हैं जैसे इंडियंस होते हैं थोड़े बहुत, है ना। तो अमेरिकन इंडियन, अमेरिंड और अमेरिंडियन, नेटिव पीपल ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका एंड द कैरेबियन। तो जो पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट है, वहाँ के जो नेटिव पीपल थे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कैरेबियन के आइलैंड्स पे, उन सभी को कलेक्टिवली अमेरिकन इंडियन बोला जाता है। फर्स्ट नेशंस पीपल, अब पर्टिकुलर कनाडा में जो है उसे फर्स्ट नेशंस पीपल कहा जाता है, वहाँ के नेटिव को। द ऑर्गेनाइज नेटिव ग्रुप्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट। द इंडियन एक्ट ऑफ 1876 यूज द टर्म बैंड्स। जो 1876 का एक्ट था उसमें नेशंस की बजाय बैंड यूज किया गया था, मतलब वो ग्रुप्स में रहते थे फर्स्ट बैंड्स पीपल, जो सबसे पहले यहाँ के लोग थे। लेकिन 1980 के बाद से ये टर्म हटा के नेशन बोला गया कि ये इस नेशन के सबसे पहले वाले लोग हैं, इनका पहले हक है। इंडिजिनियस पीपल, पीपल बिलोंगिंग नेचुरलिटी टू अ प्लेस, ये मतलब किसी भी जगह के लिए यूज किया जाता है कि अगर कोई लोग वहीं पर नेचुरली वहां से बिलोंग करते हैं तो उसे उन्हें इंडिजिनियस पीपल कहा जाता है। जैसे इंडिया के बारे में भी इन्होंने कहा था कि ये लोग जो हैं बाहर से आकर यहाँ पर बसे थे, मतलब आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो बनाई थी, बाद में उन्होंने ये खारिज हो गई कि भाई आप लोग हर जगह पर आकर बोल देते हो, ऑस्ट्रेलिया गए वहां पे बोले कि ये लोग तो यहाँ के हैं नहीं, ये तो बाहर के आकर बसे हैं। और ये इसलिए इन्होंने थ्योरीज बनाई है कि ये इस चीज को जस्टिफाई कर सके कि देखो तुम भी तो कहीं से आकर बसे हो, हम भी यहाँ पर आकर बस गए, तो तुम्हारा हक है तो हमारा भी तो हो सकता है। तो उस चीज को कि भाई यहाँ पर तो सब लोग कहीं से आकर कोई कहीं भी कोई बस जाता है, तो हमारा भी यहाँ पर हक है और हम अब यहाँ पर आकर बस गए हैं तो हम तो यहाँ पर भूमि का उपयोग हम भी करेंगे, ऐसे ही करके, या फिर उनकी आपस में कुछ करने के लिए लड़ाई झगड़ा कि भाई ये देखो ये यहाँ से आए हैं, तुम यहीं पर रह हो, शायद मतलब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर इंडिया में कर दिया था कि आर्यंस बाद में आए हैं और द्रविडियंस यहीं पे थे, तो क्या है डिवाइड एंड रूल वाला थ्योरी भी ये अलग अलग रीजन से करते हैं। ऐसे इन्होंने अमेरिका में किया, ऐसे ऑस्ट्रेलिया में किया, ऐसे एशिया में किया कि यहाँ का तो कोई है नहीं है, सब लोग बाहर से आकर बसे हुए हैं तो हम भी बसेंगे। इंडिजिनियस पीपल तो उनके लिए बोला जाता है। फिर इंडियंस बोलते हैं कि नहीं, हम कोई आर्यंस बाहर से आकर नहीं बसे, हम इंडिजिनियस पीपल और यहीं के थे। नेटिव अमेरिकन, द इंडिजिनियस पीपल ऑफ अमेरिका, this is the term now commonly used. A red Indian, the brown complexion people whose land Columbus mistook for India. A woman of Winnebago tribe of Wisconsin. अब ये जो फोटो है ये एक वुमेन का है विनेबागो ट्राइब की, विस्कंसिन की। इन द 1860s द पीपल ऑफ दिस ट्राइब वर मूव टू नेब्रास्का। अब जैसे जैसे ये आते गए क्या ईस्ट की तरफ आकर बसे थे ना सारे के सारे, तो ये वेस्ट की तरफ खिसकते चले गए, नेटिव्स को वहां धक्का मार के भी तुम साइड में होते जाओ, साइड में होते जाओ और साइड में होते जाओ, हमको और ज्यादा लैंड चाहिए और चाहिए और चाहिए, ऐसे करते करते उनको कैलिफोर्निया तक पहुंचा दिया था। और बाद में वहां पर भी गोल्ड रश जब हुआ तो वहां पर भी पहुंच गए कि अब ये भी हमारा है। नेम्स ऑफ द नेटिव ट्राइब्स ऑफन गिवन टू थिंग्स अनकनेक्टेड विद देम।
काफ़ी सारी जो ट्राइब्स थी इनको नाम इन्होंने ऐसे दिए थे जो उनसे कुछ कनेक्टेड ही नहीं है, जैसे डकोटा एन एरोप्लेन, चिरोकी अ जीप, पोटेक अ कार, मोहवक अ हेयर कट। अब ये एक होपीज ट्राइब है, इनके बारे में है, नेटिव ट्राइब जो अब कैलिफोर्निया में रहती है। ये एक छोटा सा पैराग्राफ है फ्रॉम अ टॉक बाय ली ब्राउन 1986। इसका ओवरऑल मैं बताती हूँ क्या है। इट वॉज इंडिकेटेड ऑन स्टोन टैबलेट्स दैट द होपीज हैड दैट द फर्स्ट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दैट वुड कम बैक टू देम वुड कम एज टर्टल्स अक्रॉस द लैंड। ये जो होपीज ट्राइब थी इनका मानना था कि स्टोन टैबलेट पे ऐसा एक जगह पाया गया है कि इन्हें मानना था कि जो उनके ब्रदर और सिस्टर्स हैं कुछ, वो दूसरी किसी लैंड से टर्टल के फॉर्म में आएंगे। मतलब जैसे टर्टल्स आते हैं ना, बाद में काफ़ी समय बाद भूमि पर लौट कर आते हैं, पहले अंदर चले जाते हैं सी में, फिर वापस आते हैं, तो ऐसे आएंगे। तो वो होंगे तो इंसान, लेकिन जैसे टर्टल्स आते हैं वापस ज़मीन पर, ऐसे वो भी आएंगे। तो उनका जो ऐसा मानना था एक दिन सच हुआ। उन्होंने देखा स्पेनिश काफ़ी लोग थे वो आए, और उनको खुशी हुई इस बात की कि अच्छा ये वो लोग थे जिनका हम इंतज़ार कर रहे थे, तो आ गए टर्टल्स, मतलब हमारे भाई बंधु आ गए हैं। तो उन्होंने हाथ फैलाए कि ये हमारे गले मिलेंगे, हैंडशेक करेंगे, लेकिन उसके बदले में स्पेनिश लोगों ने क्या, वो किस लिए आए थे? क्या वो अपने भाई बंधुओं से मिलने थोड़े ना आए थे, क्या ट्रेड करने आए थे? तो आके एक ट्रिंकेट, एक ज्वेलरी होती है छोटी सी, बहुत ही सस्ती सी, चीप सी, वो आकर उनके हाथ में थमा दी कि लो, हम यहाँ पर तुमसे मिलने नहीं आए हैं, हम तो यहाँ पर तुमसे ट्रेड वगैरह, मतलब ऐसा बोला जाता है। हाँ, मतलब समझने के लिए कि हम किसी और रीजन से यहाँ पर आए, हम तुम्हारे लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। तो उसके बाद, एंड सो वर्ड स्प्रेड थ्रू नॉर्थ अमेरिका दैट देयर वाज गोइंग टू बी हार्ड टाइम, दैट मे बी सम ऑफ द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड फॉरगेटन द sacredness ऑफ ऑल थिंग्स एंड ऑल द ह्यूमन बीइंग वर गोइंग टू सफर फॉर दिस ऑन द अर्थ। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में ये सब जगह बात फैल गई कि हमारे जो कुछ भाई और बंधु थे, भाई बहन थे, वो इस भूमि की पवित्रता को भूल गए हैं। मतलब अब वो भूल गए हैं कि उन्हें आना किस लिए चाहिए था, और आए किसी और चीज के लिए, और यहाँ की पवित्रता को भूल गए। इसके लिए अब पूरी मानव जाति जो पृथ्वी पर है वो सफर करने वाली है, झेलने वाली है इस चीज को, और वैसा हुआ भी। It is interesting to know that another writer, Washington Irving, much younger than Wordsworth, and who had actually met native people, described them quite differently. अब वुड्सवर्थ ने बहुत अच्छा बोला था उनके बारे में कि ये लोग बहुत ही सीधे साधे हैं, नेचर के क्लोज रहते हैं, लेकिन वॉशिंगटन इरविंग कुछ अलग उनके बारे में बोलते हैं। वो बोलते हैं, द इंडियंस आई हैव हैड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ सीइंग इन रियल लाइफ आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज डिस्क्राइब इन पोइट्री। मतलब ये जो पोइट्री में डिस्क्राइब करते हैं लेखक, उनसे कुछ अलग है, मैंने उन्हें देखा। Taciturn they are, it is true, when in company with white men whose goodwill they distrust and whose language they don't understand, but the white man is equally taciturn under like circumstances। बोलते कि बहुत ही कम बोलने वाले ये लोग थे, और जब ये कंपनी में रहते थे वाइट मैन की, जिनकी ये भाषा भी नहीं समझते थे, उन पर विश्वास भी नहीं करते थे। When the Indians are among themselves, they are great mimics and entertain themselves excessively at the expense of whites, who have supposed them impressed with profound respect for their grandeur and dignity। अब जी जो यूरोपियन वाइट मैन थे, इनको लगता था कि हमने इन लोगों को इम्प्रेस कर दिया है अपनी, मतलब अ, हमारे इतना अच्छा डिग्निटी, हमारे रहने का स्टाइल है, उनसे हमने इनको इम्प्रेस कर दिया है। बट इंडियंस उनके पीछे से क्या, बहुत ही उनकी खिल्ली उड़ाते थे, उन पर मजाक उड़ाते थे, और कि भाई ये कैसे पागल लोग हैं, इनको तो कुछ भी समझ नहीं आता है, ऐसे ही जानवरों को मारते चले जाते हैं, कैसे हंसते हैं, कैसे बोलते हैं ये, इनको तो रहना भी नहीं आता। मतलब अलग अलग तरीके से उनकी मजाक भी बड़ा बनाते थे। क्यों? क्योंकि वो अलग थे बिल्कुल ही, ऐसी हरकतें करते थे जो इनको समझ में नहीं आती थी। मतलब क्यों फालतू में ऐसे जंगलों को काट रहे हैं, ऐसे ऐसे चीजें बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं ये सारी चीजें। द वाइट मैन, एज आई हैव विटनेस, आर प्रोन टू ट्रीट द पुअर इंडियंस अ लिटिल बेटर देन एनिमल्स। और जो वाइट मैन थे, उसके लिए बोलते हैं कि बेचारे इंडियंस को ये एनिमल्स से तो ठीक ठाक ही ट्रीट कर लेते थे, मतलब तंज कसना। Like many folk tales of the native mock Europeans had described them as greedy and deceitful, but because these were told as missionary stories, it was only much later that the Europeans understood the references। बहुत सारी folk tales हैं natives की, जो
लाइक सोर्सेज आज यूज़ की जाती हैं, उन्होंने उसमें बताया कि जो यूरोपियंस है बहुत ही बेकार थे और लालची थे और विश्वास करने योग्य नहीं थे बिल्कुल भी। पहले ये ऐसे ही सोचा जाता कि इमेजिनरी स्टोरीज है, लेकिन बाद में अब यूरोपियंस को ये रेफरेंसेस समझ में आते हैं कि वो लोग ऐसा क्यों बोलते थे हमारे बारे में। ठीक है, तो अब नेटिव्स को और वो नेटिव अमेरिकन्स यूरोपियंस लोगों के साथ कैसे इनकाउंटर हुए वो हमने समझा। अब उनका होने के बाद इनकाउंटर कैसे कैसे अमेरिकन कॉलोनीज बनती चलेगी यूरोपियंस की, वो हम नेक्स्ट पार्ट में शुरू करेंगे। उससे पहले छोटी सी चीज़ देखकर जाते हैं। 1497 में जॉन केबर्ट रीचेस न्यू फाउंडलैंड, ये कनाडा। Jacques Cartier travels down the St. Lawrence River and meets native people, and French found the colony of Quebec। ये है कनाडा का पार्ट। ठीक है, जो लोग वहां पर पहुंचे थे, जॉन केबर्ट, जैक्विस कार्टर और फ्रेंच कॉलोनी नॉर्थ अमेरिका में, सॉरी कनाडा, नॉर्थ अमेरिका कनाडा में जहां पर बनी थी क्वेबेक। 1507 में अमेरिको दे वेस्पुकी ट्रेवल्स पब्लिश्ड, उन्होंने अपनी ट्रेवल पब्लिश की अमेरिको ने, और उसके बाद से अमेरिका नाम बढ़ गया कि ये तो कोई नई लैंड है। 1607 में ब्रिटिश फाउंड द कॉलोनी ऑफ वर्जीनिया। 1620 ब्रिटिश फाउंड प्लायमाउथ इन मैसाचुसेट्स। तो 16 के बाद से, मतलब 17वीं शताब्दी के बाद से, जैसे ये 16 शुरू हुआ उसके बाद से ब्रिटिशर्स भी आ गए मैप पे, और उन्होंने भी अपनी कॉलोनीज बनानी शुरू कर दी। वर्जीनिया इन्होंने पहले बनाया। तो नेक्स्ट पार्ट में हम बाद में देखते हैं कि कैसे कैसे यूएसए, अब आज का जो हम यूएसए जो जानते हैं वो कैसे ब्रिटिश की थोड़ी सी 13 शुरुआती कॉलोनी से लेके फैलता चला गया, और बाद में पूरा कैलिफोर्निया तक यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा बाद में फॉर्म कैसे हुआ बना, वो हम नेक्स्ट पार्ट्स में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। कुछ आपकी क्वेरीज हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए मेरी वीडियोस को। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।